अगर आप जीसीबी का लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में मिस्टर इसाक बेस्टर साहब ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जिनको सुने और समझे, वीडियो में मिली काम की बातों को अपनाएं। जो आपके मतलब की नहीं, उसे नज़रअंदाज कर दे। तो चलिए जानते हैं बेस्टर साहब क्या कहना चाहते हैं। आज का युग इन्वेंशन और इनोवेशन का युग है। जो देश सबसे ज्यादा इन्वेंशन करता है वो देश आज विकसित देश है। जो देश सबसे ज्यादा इनोवेशन करता है वो देश सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा फाइनेंशियल रूप से भी मजबूत है। जिसका उदाहरण है अमेरिका, जापान, इजराइल, यूरोपियन कंट्रीज। हमारा देश में भी आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे अभी लड़ाई हो रही है। उसमें कहाँ कैसे हमारे देश की आर्मी, इंडियन आर्मी, जिनको मैं सैल्यूट करता हूँ, ऐसे ऐसे जांबाज लोग साइंस का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो हमारे देश में आने वाले समय में हमारा एक जिम्मेदारी है कि हमारे देश को एक ऐसे सिविलियन, एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है पायनियर्स के रूप में हम सबों का, कि हमारे देश को उसके बराबर बनाना जो अन्य देश है। मतलब प्रति व्यक्ति आय 13,000 से लेके 20,000 डॉलर के लगभग को हासिल हम जिस दिन करने में कामयाब हो गए, उस दिन हमारा देश विकसित देश माना जाएगा। साथ ही साथ हमें अपने मॉरल एथिक्स को भी मजबूत करना होगा, तब हमें विकसित देश का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले तो फाइनेंस चाहिए होगा। फाइनेंस के बिना एथिकल वैल्यूज का में थोड़ा सा कमी आती है। लोगों के पास रहने, खाने, पहनने का चीज नहीं होता है तो लोग गलत काम भी करने शुरू कर देते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, इमोरल एक्टिविटीज करते हैं। तो उनसे दूर भागने के लिए ही हम पाई नेटवर्क कर रहे हैं। हम सब फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, हर एक लोग चाहते हैं। आज दो तरह की बातें होगी, एक BRMGSS का गुड न्यूज भी होगा, साथ ही साथ पाई नेटवर्क के बारे में मैं कुछ बातें बताऊंगा जो जो कल मैं बताना चाह रहा था, जिसको पाई नेटवर्क में हमारे देश में ये कानूनी मान्यता है कि नहीं, हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी को बैंड क्यों किया गया था, क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बैंड क्यों किया गया था, और क्या हमारा पाई नेटवर्क जो हमारे देश में अभी संचालित है, क्या वो कानूनी दृष्टिकोण से सही है या नहीं है। इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही हटके है, हमारे देश के हित के लिए है। हमारे देश के लोगों को जानना चाहिए कि भारत सरकार ने जो बैंड लगाया था कई एक्सचेंजेस को, और क्यों लगाया था, और हमारा पाई क्वाइन जो इकलौता पाई क्वाइन है वो किस तरह से खरा उतर रहा है हमारे भारतीय न्याय संहिता अर्थात कानूनी दृष्टिकोण से सक्षम बना रहा है हम सबों को। इस पर आज हम थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद हम एक एक करके अनम्यूट करके लोगों के सवाल लेंगे। तो आप जानते हैं कि हमारे देश में एक समय था जब क्रिप्टो करेंसी पर के एक्सचेंजेस पर ही बैंड लग गया था। क्यों लगा था, आइए हम एक एक करके इसको पढ़ने सीखने की कोशिश करें। भारत ने दुनिया के क्रिप्टो एक्सचेंज को क्यों बैन किया था, शर्तें क्या थी, ओके, ये जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। सभी पायनियर्स को जानना जरूरी है, क्योंकि सभी देश इस विषय पर चर्चा कर रही कि क्या ये कानून संगत है, डेमोक्रेटिक वे में ये सही है कि नहीं है, कि इसमें कुछ गलत काम भी हो सकते हैं, हुए हैं। बिटकॉइन के माध्यम से आतंकवादियों, उग्रवादियों का ट्रांजैक्शन हुआ है और उसका मिसयूज किया गया है। तो हमें पारदर्शी होकर काम करना है, भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला के काम करना है, किसी तरह का एक तरह से फ्रॉड नहीं करना है। भारत सरकार को जो टैक्सेशन दिए जाते हैं वो टैक्सेशन लॉ में सुधार करवाना है। बहुत सारा काम अभी बाकी है हमारे देश में। अभी इंटरनेशनली अमेरिका ने तो कानून बना रहा है, लेकिन हमारे देश में अभी शुरुआत नहीं हुआ है। लेकिन लीगली तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमें गाइडलाइंस दे रखा है, उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। क्यों बैंड हुआ था, आइए हम इस सवाल का जवाब ढूंढे। भारत ने क्रिप्टो एक्सचेंजों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया था, लेकिन 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें बैंकों और वित्तीय संस्थानों को क्रिप्टो करेंसी से संबंधित लेन देन की सेवाएं प्रदान करने से प्रतिबंध किया गया था।
उस समय बहुत सारे बिटकॉइन होल्डर थे जिनको पुलिस पकड़ रही थी। उस पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिया था कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, कानून का उल्लंघन हो रहा है इत्यादि की चर्चाएं थी। जब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको जजमेंट दिया, क्या दिया आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके पीछे निम्नलिखित कारण थे: मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण का जोखिम। ठीक है, क्यों बैंड किया था आरबीआई ने? क्यों बैंड किया था? इसलिए बैंड किया था क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। बहुत लोग मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब नहीं जानते हैं। आप सरकार के जानकारी के बिना रुपया को एक जगह से दूसरे जगह, एक देश से दूसरे देश भेजते हैं, उसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। मतलब सरकार को जानकारी ही नहीं कि 1 अरब रुपया जो है आपने चीन वालों को दे दिया, हमारे देश से 1 अरब रुपया चला गया, लेकिन उसमें उसका ट्रांजैक्शन की जानकारी जो है हम भारत सरकार को पता ही नहीं, तो उसको कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। ओके। और आतंकी वित्त पोषण, आतंकी लोग, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन में अगर ट्रांजैक्शन होता है, या इथेरियम या जितने भी ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसीज है, उसमें अगर ट्रांजैक्शन होगा, मैंने आपको भेजा, तो सरकार को पता ही नहीं चलेगी कि मैंने आपको जो है बिटकॉइन भेजा है, या इथेरियम भेजा है, या ट्रोन भेजा है, या सलोना भेजा है, या जितने क्रिप्टो करेंसी जिसमें केवाईसी नहीं हो रखा है उसको भेजा है। तो सरकार को पता ही नहीं चलेगी कि मैंने कितना अरब खरब का बिटकॉइन आपके पास भेजा है, और सरकार को पता ही नहीं चलेगी, तो टैक्सेशन लॉ उसमें काम ही नहीं करेगा, ना ही मनी लॉन्ड्रिंग लॉ उसमें काम करेगा। तो इसको रोकने का उपाय हमारी सरकार, विशेषकर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जोर देकर कहती है कि हमें जो है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, और ये हमारा भी जिम्मेदारी है, ऐसे भारतीय नागरिक, ऐसे पायनियर, हमारा भी जिम्मेदारी है कि हमारे देश का जो कोष है, जो टैक्सेशन के माध्यम से कोष जमा होती है, उसमें भरपूर कोष जाए ताकि समाज कल्याण के लिए उस कोष का इस्तेमाल हो। ये हमारा भी लक्ष्य वही है। ओके, मतलब दो खतरा उन्होंने देखा था आरबीआई ने, एक मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा और आतंकी वित्त पोषण के कारण इसको बैंड किया गया, और तीसरा था निवेशक सुरक्षा। जैसे कि मैंने बिटकॉइन में पैसा लगा दिया 1 करोड़ का, और वो अचानक धड़ाम से नीचे गिर गया, और गिर गया तो आपका रुपया, तो आपने बिटकॉइन में लगाया था रुपया, और वो धड़ाम से गिर गया, तो जो रुपया धड़ाम से गिरा वो सारा का सारा रुपया जो है किसी और देश में चला गया, या उसका कोई अता पता है ही नहीं। तो ऐसे चीजों को रोकने के लिए ही ये जो आरबीआई ने उस समय निर्देश जारी किया था, बहुत पॉजिटिव निर्देश था, बहुत अच्छा निर्देश था कि इन सब चीजों को रोकना चाहिए। एक भारतीय नागरिक किसी भी देश का राजा होता है, आई मीन वी आर द किंग ऑफ आवर कंट्री, हमें अपने देश के हित के बारे में सोचना है। ठीक है। तीसरा, निवेशक सुरक्षा नहीं था। हम इन्वेस्टर, एक ट्रेडर के रूप में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनकी सुरक्षा नहीं था। 1 करोड़ डूब गया, अब वो बेचारा रो रहा है, उसको सुरक्षा ही नहीं है। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़ डूब गया, हमारे देश का करेंसी लुटा गया, और हमारा अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आरबीआई ने उसको बैंड लगाया था। ठीक है। नियामक अनुपस्थिति, ठीक है, नियामक जो कानून बने हैं उस पर जो है उसको लागू ही नहीं किया जा सकता है, जो ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी है उसमें, क्योंकि वो P2P ट्रांजैक्शन होती है, जिसकी वजह से सरकारों को पता ही नहीं चलती है, तो कानून उसमें लागू ही नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए यही कारण था कि आरबीआई ने उसको बैंड किया था, और बैंड ही नहीं किया था, बहुत सारे ऐसी घटनाएं आप देखिएगा 2018 आसपास, जहां पर क्रिप्टो करेंसी में काम करने वाले लोगों को जेल जाना पड़ा था। ओके, और बहुत सारे लोग बेचे थे, बहुत सारे लोग डर के मारे छुप गए थे, एंड सो ऑन। शर्तें, आरबीआई ने बैंकों को क्रिप्टो एक्सचेंजों के साथ कोई लेन देन जैसे फंड ट्रांसफर करने से मना किया था। उस समय का बात है, अभी का नहीं। क्रिप्टो एक्सचेंजों को केवाईसी और एएमएल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का पालन करने की आवश्यकता थी, लेकिन कई एक्सचेंज इनका पूरी तरह से अनुपालन नहीं कर रहे थे। ये दो ही बात थी। ठीक है।
एक्सचेंजों के साथ कोई लेन देन नहीं करना था, उस समय था, अभी तो कर सकते। और केवाईसी होना जरूरी है, दो काम करना चाहिए था, केवाईसी करना जरूरी और साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था। ये दो बातें हमारे सीतारमन जी बार बार बोलती है, प्लस जो भी फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं वो सभी बोलते हैं। ओके, और थैंक यू टू हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने आज के समय में एटलीस्ट इतना तो वक्तव्य देते हैं कि हमें केवाईसी करना चाहिए और एएमएल कानून का पालन करना चाहिए। मतलब हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो सरकार के पास पारदर्शी होनी चाहिए। ये नहीं कि चुपके चुपके भेज दिए किसी और देश का को, और चुपके चुपके मंगा लिए और उसका उपयोग जो है गलत काम करने के लिए कर रहे हैं। दैट इज रॉन्ग फॉर एनी कंट्री, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो फॉर ऑल द कंट्री। कोई भी देश अपने फिएट करेंसी को इसी तरह का गलत कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। जो ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी है उसमें ये था। तो उसी कमी को दूर करने के लिए क्या हमारा पाई नेटवर्क आया है, इसको हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। 2020 में बदलाव हुआ। क्या बदलाव हुआ? मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के इस प्रतिबंध को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसके बाद क्रिप्टो ट्रेडिंग फिर से शुरू हुआ। हालांकि आरबीआई ने क्रिप्टो के जोखिमों के प्रति अपनी चिंता बरकरार रखी। नेचुरल है, अगर आप आरबीआई के चीफ हैं, आरबीआई के गवर्नर हैं, तो आपको चिंता रहेगी कि हमारे देश का जो करेंसी है वो हमारे देश तक ही सीमित है, या उस करेंसी से लोग बिटकॉइन खरीद के उस बिटकॉइन को आतंकवादियों के हाथ में भेज रहे हैं। ये जरूरी था और इसको रोकना जरूरी है। हर भारत के नागरिकों का कर्तव्य है। इसको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है, तो इसको रोकना हर भारत के नागरिकों का जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सुंदर उस समय निर्णय दिए। उन्होंने अपने जजमेंट में कहा है, जिसका वीडियो मैंने उस समय 2020 में अपने चैनल में डाल रखा है, जो कि विक्टोरिया नाम की एक प्रोफेसर जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, उन्होंने रिसर्च पेपर पेश करके उसको डाली थी। उस वीडियो को मैंने डाला है, जहां पर हमारे आरबीआई ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि cryptocurrency is not a money, it is asset, it is like a gold, it is like a car, it is like a land, it is like a house. Therefore any person can buy things out of currency INR, but अभी भी इसमें तो कुछ खतरा है। अगर INR से हम परमाणु बम खरीद रहे हैं तो सरकार को पता कैसे चलेगी? इसीलिए अभी भी आरबीआई परेशान है, प्लस हमारी सरकारें परेशान, हम भी परेशान, हम लोगों को भी परेशान होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, चिंता करना चाहिए और साथ देना चाहिए हमारी सरकार को। तो कैसे साथ देंगे? अभी पता चलेगा कि पाई नेटवर्क ने क्या किया है। आप कितने लकी हैं कि पाई ब्लॉकचेन में काम कर रहे हैं, ना कि बिटकॉइन में काम कर रहे हैं, ना कि सलोना में काम कर रहे हैं। आप बहुत ही लकी लोग हैं जहां पर आपका केवाईसी हो रखा है। केवाईसी ही ना डिमांड था सरकार का, और केवाईसी हो रहा है। किन किन क्रिप्टो एक्सचेंजों ने भारत सरकार की शर्तों का पालन किया? आप जानते हैं कि बहुत सारे एक्सचेंज हैं जिन्होंने भारत सरकार के कानूनों का उल्लंघन किया, और बहुत सारे हैं जो भारत सरकार के, हमारे देश का, भारत सरकार का नहीं, हमारे देश का कानून, हमारे देश का कानून, देश में जो कानून बना है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, उसका पालन किया। तो इसको हम देखेंगे। भारत में कई क्रिप्टो एक्सचेंजों ने केवाईसी एमएलए नियमों का पालन करके और स्थानीय बैंकों के साथ एकीकरण करके अपनी सेवाएं प्रदान की है। कुछ प्रमुख है वजीरेक्स। आप जानते हैं वजीरेक्स भारत में बना पहला इकलौता वजीरेक्स एक्सचेंज है। अभी तक तो पाई कॉइन इसमें लिस्टिंग नहीं हुआ है, लेकिन होगा, जरूर होगा। वजीरेक्स को हमारे देश ने बनाया, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वजीरेक्स को दुबई जैसे देश ने हैक कर लिया है। अब क्या किया है, लेट अस सी, बाद में हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा संभल कर, जब भी एक्सचेंज में जाए थोड़ा सा संभल कर काम करें। जब वजीरेक्स हैक हो सकता है तो आपका पाई कॉइन हैक क्यों नहीं हो सकता? इसलिए सावधान रहें, बहुत सावधानी की जरूरत है इस फील्ड में काम करने के लिए। भारत का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है
जो केवाईसी अनुपालन करता है और भारतीय रुपए INR में ट्रेडिंग की सुविधा देता है या बाइनेंस के साथ साझेदारी में काम करता है। देखिए हमारा वजीरेक्स ना केवल खुद से खुद का एक्सचेंज है, बल्कि आप वजीरेक्स को बाइनेंस से लिंक भी कर सकते हैं, मतलब उसका लिक्विडिटी को भी इस्तेमाल कर सकता है वजीरेक्स। बहुत सुंदर एक्सचेंज हमारे देश के वजीरेक्स ने बनाया था, लेकिन इसको दुबई वालों ने शायद हैक कर लिया है कि क्या किया है, उसको आप थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लेंगे, फिर इस पर काम करेंगे। आने वाले समय में वजीरेक्स में भी हमारा पाई कॉइन लिस्टिंग होगा, पक्का होगा, डेफिनेटली होगा। अब कॉइन स्विच एक दूसरा एप्लीकेशन है, उपयोगकर्ता अनुकूल है, प्लेटफॉर्म केवाईसी के साथ कई क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग की सुविधा देता है। ये कॉइन स्विच में मैंने बीते महीना ही करीब करीब $500 का विड्रॉ किया था, INR में बदला था, पहले तो USDT में बदला। ओके, अच्छा से समझिए, बहुत लोग नए हैं। पहले कॉइन स्विच में USDT में बदला जाता है, फिर उसको बाइनेंस में भेजा जाता है, बाइनेंस से INR में बदलने की अनुमति हमें भारत सरकार देती है, क्योंकि बाइनेंस जो है हमारे MLA कानून का पालन करती है। वो भी बैंड हुआ था, बाइनेंस भी बैंड हुआ था, लेकिन सरकार के साथ उनकी अच्छा पटरी हो गई और हमें ये सुविधा दिया। थैंक यू टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारे देश बहुत बुद्धिमान देश है, हमारे देश के लीडर्स बहुत बुद्धिमान है और वो भी समझ रहे हैं कि आने वाला युग क्रिप्टो का युग है, इसलिए इसको पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है और इस पर लोग जो ट्रेडिंग करते हैं या जो भी माइनिंग करते हैं वो लोग अपने जीविका चला सकते हैं। इसकी अनुमति है, भारत में है, एब्सोल्यूट है, पाकिस्तान में नहीं है। अभी भी जाइए पाकिस्तान या जितने भी कई कंट्रीज है उधर अरबियन कंट्रीज, वहां पर अभी भी बैंड है, बहुत सारे देश में बैंड है अभी भी। लेकिन हम लोग लकी हैं कि भारत सरकार अपनी बुद्धिमत्ता के कारण, अपने इंटेलेक्चुअल्स के कारण इन सब चीजों को हमें खरीदने और बेचने की अनुमति देती है, लेकिन वो भी AMLA कानून के दायरे में रह के करना है, किसी तरह का इलीगल काम नहीं करना है। ओके, कॉइन DCXA भी भारत का एक्सचेंज है, आप जानते हैं, जिसमें KYC हो रखा है, AML नियमों का पालन करता है और भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए INR डिपॉजिट निकासी की सुविधा देता है। कॉइन DCS जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको पता है, तो इन सब एक्सचेंज के बारे में आपको जानना होगा। जेब पे आज से कम 10 साल, यस 6-8 साल पहले मैं जो है जेपे का इस्तेमाल करता था, ट्रोन खरीदता था और ट्रोन खरीद के इसी समय INR जो है एक्सचेंज करता था, मुझे याद है। और जेपे भी बहुत सुंदर इंटरफेस अभी तो नहीं बना है, लेकिन उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट की जरूरत है, लेकिन एक अच्छा एक्सचेंज है, लिक्विडिटी इसका अच्छा है, इसको भी भारत सरकार की तरफ से अप्रूवल मिला हुआ एक्सचेंज है। यूनोकॉइन भी बिल्कुल वैसे ही है, जिसको भारत सरकार की तरफ से अनुमति है कि आप क्रिप्टो करेंसी को INR में बदल सकते हैं, साथ ही साथ INR से क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, इसकी अनुमति है। ये सब जानकारी जरूरी है हम लोगों को। ये एक्सचेंज भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए बैंक खातों, UPI और अन्य भुगतान विधियों के माध्यम से ट्रेडिंग को सुलभ बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको कॉइन्स फॉर एग्जांपल जेब पे से आपको बिटकॉइन खरीदना है, तो आपके पास फोन पे होना चाहिए, गूगल पे होना चाहिए या पेटीएम होना चाहिए, या और एक दो ठो प्लेटफॉर्म है वो होना चाहिए, और उसके माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट करके कोई भी क्रिप्टो करेंसी को खरीद के भविष्य के लिए रख सकते हैं। जैसे कि हम जमीन को भविष्य के लिए खरीद के रखते हैं, वैसे खरीद के रख सकते हैं। ये सीखने की बात है, इन्हीं सब बातों को हम आने वाले समय में सीखेंगे, अगर आपकी चाहत होगी, क्योंकि मैं तो बहुत साल से कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है। मैं जैसा कि बताया कि बीते महीना ही मैंने $500 को विड्रॉ किया था। कौन कौन से क्रिप्टो एक्सचेंज अभी भी बैन है? ठीक है, आप बैन है, बैन इसलिए है क्योंकि AMLA भारत का जो हमारे नियम कायदा कानून है उसका वो लोग सहमति नहीं दी है। जैसे कि हम भारत के रहने वाले लोग हैं, भारत का संविधान का शपथ खाते हैं, सारे MLA खाते हैं, हम भी खाते हैं। 26 जनवरी को जिस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है, उस दिन हम लोग सब शपथ खाते हैं कि हम भारत की संविधान की रक्षा करेंगे
और ये हमारा और आपका सबका कर्तव्य है कि हम भारत की संविधान की रक्षा करें। रक्षा करने के लिए जो भी क्रिप्टो करेंसीज में गलत काम हो रहे हैं उसको रोकते हुए हमें इस फील्ड में काम करना है और भारत सरकार के साथ ताल से ताल मिला के भारत के विकास में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और बहुत सारे एक्सचेंज जो अभी तक हमारे देश के कानून को नहीं मानती है, तो वैसे लोगों के साथ क्यों हम टाई अप रहे? नहीं रहेंगे, नहीं रहना है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज जैसे बाइनेंस, कुकॉइन और बिटफिनेक्स, बाइनेंस को तो दे दिया, ठीक है, नियामक आवश्यकताओं जैसे पीएमएलए के तहत पंजीकरण की पूरी तरह अनुपालन न करने के कारण समय समय पर जांच के दायरे में आए हैं। मार्च 2023 में भारत सरकार ने कुछ विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों को पीएमएलए के तहत पंजीकरण करने के लिए कहा था। गैर अनुपालन करने वाले एक्सचेंजों की सेवाएं सीमित हो सकती है, ठीक है। कोई भी एक्सचेंज जो केवाईसी एमएलए नियमों का पालन नहीं करता या अवैध गतिविधियों में शामिल किया जाता है उसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एफटीएक्स के पतन के बाद भारत में इसकी सेवाएं प्रभावित हुई है। ओके, बाइनेंस भी अभी चालू है, बाइनेंस को भी बैंड कर दिया गया था आज से 6-7-8 महीना पहले, लेकिन उसको चालू कर दिया गया है। ओके एक्स भी अभी तक बैंड है और कई ऐसे एक्सचेंज है जो बैंड है। बाइनेंस में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक कानूनी दृष्टिकोण से मान्य है। आपको अगर सीखना है तो इस मंच पे आते रहिए, मुझे बताइए, बोलिए कि कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, मैं सिखा दूंगा। ओके, भारत में प्रतिबंधित एक्सचेंजों की कोई सार्वजनिक सूची उपलब्ध नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे जगह में दिया हुआ है जहां पर भारत के 10 एक्सचेंज को जो है बैंड किया गया था भारत सरकार के द्वारा। उसमें से कुछ एक्सचेंज जो है भारत के संहिता को माना, भारत के कानून को माना, तो उसको परमिशन दे दिया गया, लेकिन कुछ नहीं माने जिनको अभी तक परमिशन नहीं है। भारत में आप उस एक्सचेंज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, लेकिन क्या पाई ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, क्योंकि इसमें केवाईसी है, दैट इज द इम्पोर्टेंट। और निकोलस कोकालिस कितना बढ़िया, या उनका एंटायर टीम कितना बढ़िया काम कर रहे हैं कि कोई भी देश अब केवाईसी होने के कारण इस फील्ड मतलब पाई कॉइन को आसानी से रेगुलराइज कर सकेगी। अभी नहीं की है, ओके फाइन, लेकिन रेगुलराइज कर सकेगी, क्योंकि हमारा आधार कार्ड उससे लिंक है, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस उससे लिंक है, हमारा क्या वीजा कार्ड उससे लिंक है, दैट इज कॉल्ड केवाईसी। हमारा वीडियो है, हमारा पूरा एड्रेस है, वहां ईमेल है, सारा चीज है। इसलिए इस फील्ड, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग या चोरी, एक निवेशकों की सुरक्षा भी है। ओके, निवेशकों की सुरक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार इसके लिए भी चिंतित है। तो निवेशकों की सुरक्षा, जैसे कि इसी मंच में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सुरेंद्र वर्मा जी ने चोरी किया, तो क्या वो बच जाएगा क्या आने वाले समय में? नहीं, निवेशकों की सुरक्षा पक्का की जाएगी। अभी तो लागू नहीं हुआ है, जैसे ही लागू होगा, सुबोध नामक व्यक्ति अगर दावा ठोकेगा तो कानूनी दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा पर बहुत बड़ा जुर्माना होने वाला है आने वाले समय में। इसलिए कोई भी किसी का पाई को चोरी नहीं करेगा, फंसेगा नहीं तो बुरी तरह। ये मैं वार्निंग दे रहा हूं भैया। पाई नेटवर्क का केवाईसी और भारत के नियम कानूनों का अनुपालन, ठीक है। पाई नेटवर्क एक मोबाइल आधारित क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट है, आप सब जानते हैं, जो उपयोग कर, यहां पर देखिए, यहां ट्रेडिंग नहीं, दो बातों को समझिए। भारत सरकार जो कानून बनाई है वो ट्रेडर्स के लिए बनाई है, माइनिंग करने वालों के लिए नहीं बनाई है। ये दो फर्क को पकड़िए बढ़िया से। माइनिंग जो कर रहे हैं, जो फ्री में माइनिंग कर रहे हैं, जिसमें आईएनआर लग ही नहीं रहा है, तो आरबीआई का इसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, आईएनआर का इसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, इसका टैक्सेशन अलग होगा और इस जो ट्रेडर्स का टैक्सेशन अलग होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता रहा एम्बेसडर बनने के बाद कि आप लोग सब एकता में रहिए, ताकि हम भारत सरकार को ये दोनों डिफरेंस बता सकें। एक साथ रहेंगे तब ना बता सकेंगे कि माइनिंग अलग चीज है और ट्रेडिंग अलग चीज है। आज तो बट रहे। अभी मैं असम भी गया था, मैं वहां पर भी यही चर्चा हो रही थी, 2-2 मंच 3-3 मंच क्या जरूरत है असम में चलाने का, या उत्तर प्रदेश में, या कोई भी राज्य, कोई जरूरत नहीं। एक स्टेट मंच बनाइए, एक जगह रहिए,
ताकि ये हम बता सकें, एक साथ रहेंगे तब ना भारत सरकार को हम बता सकेंगे। जो हमारे द्वारा एमएलए चुने जाते हैं, सांसद बनते हैं, उनको बताएंगे कि भैया माइनिंग मतलब अलग होता है, ट्रेडिंग मतलब होता है। आप ट्रेडिंग पर टैक्स ले सकते हैं लेकिन माइनिंग पर नहीं ले सकते। माइनिंग के लिए एक अलग रेगुलेटरी बनाना पड़ेगा। वो फ्री का था, इसमें आईएनआर नहीं लगा है। आरबीआई को समझाना पड़ेगा। कौन समझाएगा? मुझे और आपको समझाना पड़ेगा। और समझाने के लिए प्रतिनिधि चाहिए होगा, सांसदों से, मिनिस्टर से मिलने के लिए प्रतिनिधि चाहिए होगा। तो इसीलिए एकता की जरूरत थी, एकता की जरूरत है अभी भी। चाहे वो रमेश सेठी हो, डीके हो, चाहे कोई भी हो, सबको एक साथ रहना चाहिए। ये क्रिप्टो करेंसी को भारत में एक आंदोलन देने की जरूरत है। जब सरकार तैयार है, दुल्हन तैयार है, तो दूल्हा को दूसरा लड़की खोजने का क्या जरूरत है? एक साथ रहिए ना, एक लड़की को पसंद करिए, एक से शादी करिए। हमारा ऑब्जेक्टिव एक है। हमारा डॉक्टर निकोलस कोकालिस जी का ऑब्जेक्टिव एक ही है कि जो फाइनेंशियल फ्रीडम में नहीं है उन लोगों को फ्री में जो ये करेंसी दिया जा रहा है, इससे फाइनेंशियल फ्रीडम आप पा जाइएगा। ये है उनका ऑब्जेक्टिव, और इस ऑब्जेक्टिव को सबको मिलके एक साथ करना चाहिए। ओके, केवाईसी स्थिति। ओके, केवाईसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाई नेटवर्क का केवाईसी और भारत के लिए नियम कानून का। अब अगर केवाईसी हुआ है हमारे पाई नेटवर्क का, तो पहला शर्त तो है भारत सरकार का कि केवाईसी का पालन करो, और हमने कर दिया है। दूसरा शर्त है पीएमएलए कानून का पालन करो, और मुझे लगता है कि हमारा पाई नेटवर्क ऑलरेडी पीएमएलए कानून के लिए आवेदन दे चुका होगा और सैंक्शन भी हो गया होगा। लेकिन देगा क्यों? यहां तो ट्रेडिंग तो नहीं हो रहा है, यहां तो माइनिंग हो रहा है, और इसमें आईएनआर का इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में अभी हो सकता है, अब क्या, आई डू नॉट नो, मुझे लगता है कि भारत सरकार को भी भेजा गया होगा आवेदन। वो देखने की बात होगी आने वाले समय। केवाईसी स्थिति पाई नेटवर्क में नेटवर्क ने कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए केवाईसी प्रक्रिया शुरू की है। हम जानते हैं 2022 से लेके अभी तक केवाईसी लगातार हो रहा है, लोग केवाईसी कर रहे हैं। 20 मिलियन का केवाईसी, 20 से 21-22 मिलियन तक केवाईसी हो चुका है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो 20 मिलियन बराबर कितना होगा? आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए कि उतने लोगों का केवाईसी हो चुका है। अभी भी 80% केवाईसी करना बाकी है हमारे पाई नेटवर्क में। तो वो लोग अभी रो रहे हैं कि कैसे करें, क्या करें। अभी आज भी मेरे पास आके लोग रो रहा था, रोते हैं, क्योंकि यह इसमें अरबों रुपए की संपत्ति आने की संभावना है। हम चांद पर जाने वाले हैं, हम जुपिटर पर जाने वाले हैं, सपने हैं बड़े बड़े। हम हर एक राज्य के लिए हॉस्पिटल खोलने वाले हैं, हम हर एक राज्य के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खोलने वाले हैं। हम भारत सरकार को जितना टैक्स चाहिए उसका डबल डबल करके देने वाले हैं। भारत सरकार का खजाना भर जाएगा। वो काम कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। कमजोर मत समझिए कि आज हम गरीब हैं, मजदूर हैं, ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं, लेकिन हमारे पास 10 पाई है। वो 10 ही पाई आपके जीवन और तकदीर को बदल देगा। ये 14 मार्च के बाद पता चलेगा, ठीक है? 14 मार्च को बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, कंसेंसस 2025। जहां पहला तो अनाउंसमेंट, देखिए कितना स्ट्रेटेजी के साथ चल रहा है। अनाउंसमेंट होगा, फिर कंसेंसस मीटिंग होगा। कंसेंसस मीटिंग में वही लोग आएगा जो दुनिया के, या तो प्रेसिडेंट रहेगा, किसी भी देश का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एक्सचेंजेस का मालिक, बड़ा बड़ा टाइफून, बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोग रहेंगे। और उन लोगों को डॉक्टर निकोलस कोकालिस मनाने जा रहे हैं कि आप लोग इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करें। बैंकर्स रहेंगे कंसेंसस में, तो उन लोगों को मनाने की जरूरत है। और मनाने के लिए ईश्वर करे कि डॉक्टर निकोलस को इतनी बुद्धिमत्ता दे कि वो उन सबों को मनाने में कामयाब हों, क्योंकि इसमें आज करोड़ों करोड़ों लोगों का जिंदगी इस फील्ड में बनने जा रहा है। जैसे कि एक ड्राइवर को एक ट्रेन को बचाना पड़ता है, उसी तरह पाई नेटवर्क को बचाने का जिम्मेदारी हमारे डॉक्टर निकोलस कोकालिस जी का है, और वो बचाने में कामयाब होंगे। इसके लिए हवन करिए, इसके लिए दुआ करिए, इसके लिए यज्ञ करिए, लेकिन करिए। जी, मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरा मोबाइल जो है स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी लो होने के कारण। तो मैं यही बता रहा था कि हमें
अभी यज्ञ करने की जरूरत है, दुआ करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है, ईश्वर के पास अपनी बात रखने की जरूरत है कि भगवान हमारी बात सुन ले। हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारी बात सुन ले कि इस मंच जो पाई ब्लॉकचेन के माध्यम से जो लोग काम कर रहे हैं, ये लोग गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, जिनके हाथ में रोजी रोटी का कमी है, और ये लोग चाहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाए। और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए डॉक्टर निकोलस कोकालिस जी को एक ऐसी क्षमता दे कि वो 14 तारीख को से 16 तारीख के बीच में जो भी होने वाला है, उसमें हमारी बातों को, हमारे आने वाले दुखों को, बात को रख सकें और रख के उसको पूरा कर सकें, उन सपनों को पूरा कर सके जो हमने और आपने आने वाले युग के लिए देख रखे हैं। यही मैं यही दुआ करने की, यही प्रार्थना करने की, यही यज्ञ करने की, यही मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में रखने की जरूरत है, और जरूर हम कामयाब होंगे। तो मैं कह रहा था कि जो पाई ब्लॉकचेन है उसका जो केवाईसी जो प्रक्रिया है, ये हमें पॉजिटिव करता है। एक लौता ब्लॉकचेन जो डिसेंट्रलाइज फॉर्म में है, एक्सचेंज जितना है वो सेंट्रलाइज फॉर्म में है, याद रखिएगा। चाहे बाइनेंस हो, चाहे OKX हो, चाहे वजीर हो, चाहे कोई भी हो, वो सारे के सारे सेंट्रलाइज फॉर्म में है। और ये एक ऐसा इकलौता ऐतिहासिक प्लेटफॉर्म है जो डिसेंट्रलाइज फॉर्म में है। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि इसका संचालक मैं और आप और जो भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे वो लोग इसको संचालित करेंगे। जब इसका इकोसिस्टम जब मेन नेट के रूप में लॉन्च हो जाएगा, पाई ब्लॉकचेन तो लॉन्च हो चुका है, लेकिन इकोसिस्टम अभी लॉन्च नहीं हुआ है। इकोसिस्टम 14 के बाद 14 की तारीख का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है कि 14 को जो है अनाउंसमेंट होगा, कुछ तो होगा, बड़ा होगा, तबे उसकी बात हो रही है। आज कितना तारीख हो गया? आज 2-3 दिन के बाद अनाउंसमेंट आ जाएगा। ओके, तो हमें आई मीन केवाईसी की स्थिति हम जानते हैं कि केवाईसी बहुत अच्छा हमारे इसमें हो रहा है, और जिसके बाद भारत में केवाईसी के लिए पाई नेटवर्क को PMLA और RBI के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। कर केवाईसी तो कर रहे हैं, PMLA कानून का भी पालन करना होगा। यही है, शर्त है, किसी भी देश का शर्त है, ये केवल हमारे देश का नहीं, चीन का भी यही शर्त है, अमेरिका का भी यही शर्त है, उधर इंडोनेशिया, जहां सबसे ज्यादा फिलीपाइंस, और ये जहां मिस नोनी अभी भेजी है, वो यहाँ वहां के देश के लोग भी यही चाहते हैं। और कई देशों में पाई नेटवर्क को राष्ट्रीय करेंसी के रूप में घोषित भी कर दिया गया है। ओके, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जिसको लॉन्च होने से पहले राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में घोषित कर दिया है, और हमारे देश में अभी भी सो रहे हैं। ओके, जब लॉन्च हो जाएगा, जब सारा क्वाइन खत्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, तब घोषित करेंगे। उसके लिए नया एक क्रिप्टो करेंसी लाना होगा भारत को। मुझे घबराहट होता है, अगर जिस दिन भारत क्रिप्टो करेंसी लाएगा, RBI ही सही, कोई भी लाएगा, तो विदेशी लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज्यादा शिक्षित हैं, और सारा का सारा क्वाइन को विदेशी लोग ले लेंगे। मान लीजिए 100 बिलियन है, 100 बिलियन में से 80 बिलियन जो है विदेशी लोग खरीद लेंगे, 20 बिलियन हम लोग खाली खरीद लें, तो हमारा देश दिवालिया होगा कि नहीं होगा? इसलिए इस फील्ड को सीखना जरूरी है। जब भारत सरकार सपोर्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रहा है, तो हमें सीखने की जरूरत है। इसीलिए मैं दहाड़ दहाड़ के बोलता हूं कि सीखो, मन सजाओ, स्टेट वाइज सजाओ, चाहे घर में बाजा बजा के सजाओ, लेकिन जैसा भी सजाओ, लेकिन सजाओ। यही मैं बोलता हूं। माइनिंग और ट्रेडिंग में क्या अंतर है? ओके, माइनिंग और ट्रेडिंग, पाई नेटवर्क में ट्रेडिंग की तुलना में माइनिंग या रिवॉर्ड अर्जन का कॉन्सेप्ट प्रमुख है। यहाँ पर ट्रेडिंग की सुविधा नहीं है भैया, यहाँ माइनिंग करो और कलेक्ट करो। अब कितनों भी अरबपति हो, एक्सचेंज में खरीदा हुआ क्वाइन का वैल्यू आप जान रहे हैं कि कितना है, लेकिन जो माइनिंग किया हुआ क्वाइन है वो उसका वैल्यू अलग रहेगा। ये बार बार बहुत सारे यूट्यूबर भी बोल रहे हैं ये बात को। कहीं ऐसा हो गया तो अंबानी जी को, अडानी जी को, या जितने भी एलन मस्क हो, दुनिया का सबसे अमीर आदमी लोग, वो लोग को भी माइनिंग ही करना पड़ेगा। जैसा हम लोग प्रोसेस से गुजरे हैं वैसा ही करना पड़ेगा।
माइनिंग के लिए मशीन बैठा के करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन माइनिंग ही करना पड़ेगा। ये खरीदा हुआ कॉइन का कोई वो ज्यादा मूल्य नहीं रहेगा, जितना रहेगा उतना ही में आप ट्रेडर बन के काम कर सकते हैं। क्योंकि तक किसी सार्वजनिक ब्लॉकचेन पर पूरी तरह से ट्रेड करने योग्य नहीं है, इसे भारत में क्रिप्टो करेंसी के रूप में पूरी तरह से वर्गीकृत करना मुश्किल है, अभी संभव नहीं है। ये माइनिंग प्लेटफॉर्म है और वो ट्रेडिंग के बारे में पीएमएलए कानून लागू होता है, माइनिंग के लिए नहीं होता है। अच्छा से पकड़िए मैं जो बात बोल रहा हूं, कल के डेट में ये मत दिएगा कि 30% जो है सरकार जो टैक्स देना पड़ रहा है, वो टैक्स जो है हम लोग को भी देना पड़ेगा। नहीं, नो, सबको, सब एम्बेसडर को समझा दीजिए ये बात, बहुत जरूरी है। जब तक नहीं समझाइएगा लोग नहीं समझेगा। भारत में क्रिप्टो करेंसी को कानूनी रूप से संपत्ति माना जाता है और इससे होने वाले लाभ पर 30% टैक्स और 1% टीडीएस लागू होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं जानते 30% जो है इस पर टैक्स लगता है और 1% टीडीएस लागू होता है। लेकिन ये टीडीएस और 30% कब लागू होता है? जब 50,000 से ज्यादा विड्रॉ आप करते हैं तब। यदि पाई नेटवर्क भविष्य में ट्रेडिंग शुरू करता है तो उसे इस नियमों का पालन करना पड़ेगा। ट्रेडिंग करता है तब पालन करना पड़ेगा, ना कि माइनिंग कर रहा है तब पालन करना पड़ेगा। नो, माइनिंग तो फ्री में हो रहा है, इसमें आईएनआर का कोई लेना देना नहीं, इसलिए यहां पर पीएमएलए कानून लागू नहीं होगा। कोई भी एडवोकेट से पूछ लीजिए, कोई जज से भी पूछ लीजिए, ये फ्री का है भैया, जीवन फ्री में मिला है, हवा फ्री में मिल रहा है, वैसा चीज है पाई कॉइन। भगवान के द्वारा हमें पाई कॉइन फ्री में दिया जा रहा है, जिसका नाम है, भगवान का नाम है डॉक्टर निकोलस कोकालिस। ओके, पाई नेटवर्क का दावा है कि यह एक बंद इकोसिस्टम, क्लोज एंड क्लोज इकोसिस्टम बनाना चाहती है। ठीक है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी नहीं है, मैं दावा ठोक के बोल सकता हूं, जो क्लोज इकोसिस्टम बना के रखा हो। बिटकॉइन भी नहीं बनाया, इथेरियम भी नहीं बनाया, ट्रोन भी नहीं बनाया, सोलोना भी नहीं बनाया, कोई नहीं बनाया। बना भी होगा तो छोटा मोटा बना होगा, लेकिन हमारा जो इकोसिस्टम है क्लोज मतलब दरवाजा बंद किया हुआ इकोसिस्टम। घर के अंदर ही पानी, घर के अंदर ही हवा, घर के अंदर ही सोना, घर के अंदर ही चांदी, घर के अंदर ही सब कुछ मिलेगा, लेकिन घर के अंदर मिलेगा, एक्सचेंज में नहीं मिलेगा। एक्सचेंज इज द आउटर पार्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द पाई ब्लॉकचेन, वहां नहीं मिलेगा, यहीं पर स्वैप होगा, इसी के अंदर एक्सचेंज भी होगा, इसी के अंदर हम लोग आईएनआर में बदलेंगे, उसके लिए तैयार रही। ओके, क्लोज इकोसिस्टम बनाना चाहता है, किसका दावा है? डॉक्टर निकोलस कोकालिस का है, एंटायर टीम और पायनियर्स का भी यही सपना है, जहां पाई कॉइन का उपयोग इसके डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, सोचिए कि 100 जो एप्स आ रहे हैं या 1000 एप्लीकेशन आ रहे हैं, वो भी डिसेंट्रलाइज होगा। यहां तक कि हमारे भारत शॉपिंग मॉल, वो भी डिसेंट्रलाइज होगा। उसको जिसने डेवलप किया है ना, भारत का नागरिक है, वो भी इसका मालिक नहीं रहेगा। किसका? भारत शॉपिंग मॉल का। हम और आप रहेंगे। कितना बड़ा लकी है हम लोग। तो हमें उसकी तैयारी करनी होगी। अगर हम मालिक हैं तो मालिक के रूप में भारत शॉपिंग मॉल को कैसे चलाना है हम और आप ना सीखेंगे कि वो खाली भारत शॉपिंग मॉल का प्रोग्रामिंग किए हैं उसको खाली सीखना है क्या? नो, हमें और आपको सीखना है कि एक मालिक के रूप में हम भारत शॉपिंग मॉल को कैसे आगे बढ़ाएंगे। वहां सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, मर्सिडीज मिलेगा, कार मिलेगा, सब मिलेगा लेकिन या मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको ना डिसाइड करना है, आप और हमको ना डिसाइड करना है। उन्होंने तो बना दिया, बनाने वाला तो आउट हो जाएगा क्योंकि ये डी ऐप होगा, डिसेंट्रलाइज ऐप होगा। डिसेंट्रलाइज ऐप का मतलब है मालिक पायनियर्स होगा, ना कि उसका जो बनाने वाला व्यक्ति है वो मालिक रहेगा। इसको भी समझिए। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के माध्यम से सामान और सेवाओं की खरीद के लिए किया जा सकता है या भारत के नियमों का पालन कर सकता है, बशर्ते यह केवाईसी, एएमएल और टैक्स नियमों का अनुपालन करे। मुझे उम्मीद है कि भारत शॉपिंग मॉल एएमएल इसमें लागू होगा नहीं होगा ये तो देखना होगा, क्योंकि खरीदारी के लिए अलग अलग नियम कायदा कानून है। आगे बढ़ेंगे। भारत के नियमों का अनुपालन। पाई नेटवर्क को भारत में संचालन के लिए
पीएमएलए के तहत पंजीकरण, केवाईसी, अनुपालन और लेन देन की ट्रैकिंग सुनिश्चित करनी होगी। ट्रैकिंग समझते हैं, ट्रैकिंग करना होगा। इसके लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जैसे ईडी है, वैसे ही कई घपला घोटाला तो नहीं हो रहा है, उसका ट्रैकिंग करने के लिए फाइनेंस उसमें है, हमारे संस्था है जो ट्रैकिंग कर सकेगा। और किसने किस बंदा को कितना करोड़ कितना अरब का पाई कॉइन भेजा है, सब जानकारी भारत सरकार को पता रहेगी। इसलिए जो लोग उछल रहे ना हैक कर करके, बहुत सारे यूट्यूबर है, फारूक नाम का यूट्यूबर है, उसके बारे में बहुत कुछ आया मेरे पास, सुरेंद्र वर्मा का आया नाम, और हजारों लाखों लोग पाई कॉइन को चुरा रहे हैं उनके पास सुरेश को ले लेके। वो लोग कहाँ जाएंगे, बचेंगे थोड़ी। आने वाले समय में जब ये इकोसिस्टम में लॉन्च हो जाएगा तो जिसका चोरी हुआ है ना, केस फाइल करेगा तो बुरी तरह फंसेगा। ये यूट्यूबर लोग जितना है, बदमाश लोग, सब फंसेगा सब। उसको फाइन से जितना वो बेचा है ना, और जितना कीमत दिखा रहा होगा उतना पेमेंट करना पड़ेगा जिससे चोरी किया। अभी नहीं जाना है पीएमएलए कानून और ये कानून सबको का ताकत को, फंसेगा बुरी तरह। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी का पाई को, कमाया हुआ पाई को चोरी मत करो, फंस जाओगे बुरी तरह। पाई नेटवर्क का इकोसिस्टम और 3,14,000 की कीमत, ये थोड़ा सा $3,14,159 अगर लागू हो जाता है तो इसमें क्या टैक्सेशन लागू होगा अथवा नहीं होगा। जो पीएमएलए कानून के तहत दिए जा रहा है, ट्रेडर्स देता है उसको, माइनिंग करने वाले लोग नहीं देते। ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग करता है, 1 लाख रुपया लगाया, 2 लाख कमाया, और 2 लाख में 30% जो है भारत सरकार को देती है। लेकिन हम लोग तो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो माइनिंग कर रहे हैं, वो भी फ्री में कर रहे हैं। इसमें आईएनआर का कोई लेन देन है नहीं, तो क्या हम लोगों के लिए कोई टैक्स लागू होगा कि नहीं होगा? अगर हम लोग जो सामान खरीदेंगे उसमें लागू होगा कि नहीं, इसका सवाल का जवाब। ओके, टैक्सेशन नियम। भारत के क्रिप्टो करेंसी को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कहा जाता है, वीडीए। ठीक है, वीडीए इसका टर्मिनोलॉजी है, वीडीए। ओके, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द जजमेंट दैट हैज गिवन बाय द Honorable Supreme Court of India, that it has defined that this particular technology or this particular coin will be considered as a VDA, virtual digital asset, not the virtual digital currency. Keep in mind, माना जाता है पाई कॉइन के समान सामान खरीदने पर इसके मूल्य को भारतीय रुपये में परिवर्तन करके टैक्स की गणना की जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कि मैं 1 करोड़ का कार खरीदा, अब तो मैं तो कार खरीदा हूं, मैंने उसको आईएनआर में बदला नहीं, आईएनआर से कोई लेना देना ही नहीं था, मैंने पाई से ही कार खरीदा। तो 1 करोड़ का जो कार खरीदा, और कार खरीदने के लिए जो भी टैक्सेशन लगता है वो टैक्सेशन पक्का लगेगा, पक्का लगेगा। वो जो 30% है वो नहीं लगेगा। ये खुशखबरी है आपके लिए, ये बात कोई नहीं बोला होगा, मैं बोल रहा हूं। उसके लिए भारत सरकार को बताना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ माइनिंग प्लेटफॉर्म एंड दिस इज नॉट ए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। समझ रहे हैं बात को? मुझे उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं, बहुत हटके है। ओके, प्रत्येक लेन देन पर 1% टीडीएस लागू हो सकता है। यदि लेन देन की राशि 50,000 से अधिक है तभी लागू होगा, क्योंकि अभी पीएमएलए कानून में आप जानते हैं कि 50,000 से ज्यादा अब आईएनआर में कन्वर्ट करते हैं तभी आपका 30% टैक्स लगता है। उसी तरह यहां पर भी लगेगा, 50% से ज्यादा वो करते हैं तो टीडीएस लगेगा 1% इत्यादि। मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम पीएमएलए भी लागू हो सकता है। पाई नेटवर्क को अपने इकोसिस्टम के सभी लेन देन को ट्रैक करना होगा, इसको पीएमएलए कानून के दायरे में लाना होगा। जैसे कि मैंने कार खरीदा, जैसे कि मैंने तोप खरीदा, मैंने मतलब ऐसे ऐसे बंदूक खरीदा जो कि इलीगल है, पाई कॉइन से खरीदा, सब चीज का ट्रैक होना चाहिए ना, बहुत जरूरी है आज के युग में। आज तो कोई भी बंदूक लेके घूमता है, गजब दुनिया है इस आज के युग में जीना। ओके, इसलिए सबका ट्रैक जो है, ट्रैक रिकॉर्ड जो है, लेन देन का ट्रैक रिकॉर्ड सरकार के पास होनी चाहिए। और पाई ब्लॉकचेन ही क्यों ना, कोई भी ब्लॉकचेन हो,
सरकार को पीएमएलए कानून का पालन करना ही चाहिए, हर हाल में करना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण कानून, और एक बहुत बड़ा, आपने पाई ब्लॉकचेन से कार खरीदा और कार जो है आपके दरवाजा तक आया है, उसका स्टीयरिंग खराब है, तो किसको रिपोर्ट करिएगा? तो उपभोक्ता नियम अधिनियम लागू होगा उसमें कि देखिए टूटा हुआ कार क्या वो भेज दिया है। तो इसके लिए रेगुलेटरी बनाना होगा सरकार को कि जो भी पाइपलाइन से खरीदे हैं वो उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत दायरे में भी आएगा, और जो भी टूटा फूटा सामान ऑनलाइन पाइपलाइन से खरीदेंगे, अगर वो टूटा फूटा बेचता है तो उस पर जुर्माना का नियम कायदा कानून बनेगा। इसको बनाने में मदद करने के लिए सीतारमन जी का कौन मदद करेंगे? मैं और आप ना करेंगे, वो अकेली तो नहीं कर सकती है। नो, कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर हो, वो अकेला नहीं कर सकता है जब तक कि भारत के नागरिकों की के द्वारा कोई सुझाव उनको ना दी जाए। हम लोग ब्लॉकचेन में काम कर रहे हैं, हमें गहराई पता है कि माइनिंग और क्या कहते हैं इसमें अंतर है ट्रेडिंग में। तो माइनिंग के लिए अलग ये नियम कायदा कानून बन सकता है, और उपभोक्ता संरक्षण कानून में भी इसको रखना चाहिए। कल के डेट में हम लोग खरीदेंगे। दोस्तों, हमारा प्रयास आपको ऑथेंटिक और अपडेटेड न्यूज़ से रूबरू कराना रहता है। अगर वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। वीडियो पर अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इन्वेंशंस ऑफ द वर्ल्ड टीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। खुदा हाफिज।